कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं जो आपको कहीं और से पता नहीं चलता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। तो दो वरिष्ठ संपादक, एक वरिष्ठ पत्रकार, मैं छोटा सा एंकर। आज क्या करके मानेंगे आप लोग? आजकल सबसे बड़ा मालिक जो है। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत मजेदार खबरें हैं। हमारा फोकस लेकिन उत्तर प्रदेश पे ज्यादा रहेगा, वो वजह आपको बताता हूं। और महाराष्ट्र में चूंकि आज उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए थे और वहां जाके दोनों भाइयों ने कहा कि अब हम एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो वो कहानी भी समझेंगे। लेकिन यूपी में दो बैठकों की कहानी आपको आज, उसके अंदर की बात आपको हम बताएंगे। एक तो आप सुबह से चर्चा सुन रहे हैं कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग की, उसमें 40 ब्राह्मण विधायक आए। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि शायद और दलों के भी ब्राह्मण विधायक थे। इससे पहले वहां पर ठाकुर विधायकों की एक मीटिंग हो चुकी है। तो सपा से रिएक्शन मांगा गया समाजवादी पार्टी से, तो शिवपाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ सबका सम्मान है, यहीं आ जाए। तो क्योंकि वहाँ अंदर जी खबर थी कि चर्चा हुई कि ब्राह्मण जो हैं वो हाशिए पे धकेले जा रहे हैं, राजनीति में उनका जो रेलेवेंस थी उसको कम करने की कोशिशें हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये खबरें, ये आम पिछले 9 साल से चल रहा है कि ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण चल रहा है, कभी ठाकुर नाराज, कभी ब्राह्मण नाराज, ये तो मतलब कहानियाँ चलती रहती हैं। दूसरी बैठक वो थोड़ी गंभीर और विषय है। कल यूपी में SIR की तारीख का आखिरी दिन है, खत्म हो जाएगा कल SIR। मुख्यमंत्री चिंता जता चुके हैं कि 16 करोड़ प्लस वोटर होने चाहिए और 12 करोड़ वोटर मिले हैं अभी तक मात्र। तो कहाँ गए 4 करोड़ वोटर? तो एक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, नए प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सारे विधायक सांसद बुलाए गए थे। और उसके बाद खबर ये छपी सर कि वहाँ जो संगठन से जो गए थे महामंत्री, उन्होंने कहा कि आप विधायकों से कहा कि आप साफ साफ मुख्यमंत्री को बता दीजिए कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं। शायद ये भी कहा गया सामने से कि वरना हमारे पास उम्मीदवार बहुत हैं, और अगर लड़ना चाहते हैं तो पार्टी को धोखा मत दीजिए, SIR के काम में लगी है। तो ये एक बड़ी चिंता बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद ही जाहिर कर चुके थे। तो इसकी बात थोड़ी देर में, पहले जरा ये ब्राह्मण बैठक वाली बात हम कर लें। तो एक बार देवेंद्र से खबर ले लेते हैं पूरी, क्या है ये सिलसिला? बीजेपी इसको होने दे रही है, कभी ठाकुर विधायक मिल रहे हैं, कभी ब्राह्मण विधायक मिल रहे हैं। हाँ, मतलब पार्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो एकदम से सुनियोजित तरीके से ऐसा लगा कि बैठक हो रही है। परसों विधानसभा में इस बात बहुत चर्चा हुई। उसमें 3 विधायक, एक तो PN पाठक जो कि कुशीनगर के हैं, उसके अलावा प्रकाश द्विवेदी और रमेश जो बांदा वाले, इन तीनों विधायकों ने एक तरह से आप कह सकते हैं सूत्रधार जो थे वो ये 3 थे। बाकी लोगों से बातचीत हुई, फिर हुआ कि एक बार मिलते हैं हम लोग, एक जगह बैठक करते हैं। फिर सब ने डिसाइड किया कि क्योंकि PN पाठक का आवाज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पर मिलते हैं हम लोग। और नाम तो कहा गया कि सहभोज का है, लेकिन आप सोचिए कि वो कैसा सहभोज जिसमें आप जा रहे हो, वहाँ पे बाकायदा सिग्नेचर कर रहे हो। सिग्नेचर अटेंडेंस लगी है। अच्छा, वो कागज़ भी अपने पास है जिसमें नाम लिख के फिर उसमें साथ में आप सिग्नेचर कर रहे हो। और न सिर्फ बीजेपी के बल्कि NDA वाले भी थे। नंबर्स जो है सौरभ, जो सिग्नेचर थे वो 23-24 लोगों के हैं। बाद में 6-7 लोग और आए थे, मतलब 30 to 35 दोनों मिलके, MLA MLC दोनों मिलके हैं। वो निषाद वाली पार्टी के 3 लोग थे, वो भी उसमें मौजूद थे। और उस बैठक में बाकायदा जो विधायकों ने जो बातचीत की, उस बातचीत का लव्वल लुभाव यही था, उन लोगों का अपना दर्द कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही है, और न संगठन सुन रहा है हमें, न सरकार में हमारी सुनी जा रही है। तो हमें इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी है कि लगातार हम बैठक करें। और जो हमें सोर्सेज को जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जनवरी में फिर से वो लोग बैठने वाले इस तरह से। अच्छा, तो एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ इतनी सारी जातियाँ बैठ के अगर होने लगे तो समझा जा सकता है कि नैरेटिव के लिहाज से ये कितना बटे कटने की बातें हो रही हैं। हाँ ठीक है। और अगले महीने फिर मिलेंगे, ये भी आपने बता दिया। हाँ। तो सुना तो ये भी कि खबर लग गई थी योगी जी को, और पूछा कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। सोर्सेज को द्वारा एक मजेदार चीज़ में ये पता चली कि जैसे बैठक शुरू हुई उसके बाद CM ऑफिस से एक फ़ोन गया एक विधायक को कि क्या कर रहे हो अब, एक कैसी बैठक हो रही है। वो विधायक वहाँ से निकल के चले गए। अच्छा, पूर्वांचल के विधायक हैं वो, नाम नहीं बता रहा हूँ। और वहाँ बाहर जाके फिर उन्होंने बाकी कुछ लोगों को फ़ोन करना शुरू किया कि आप लोग भी आ जाओ, यहाँ पे जानकारी है। लेकिन बाकी गए नहीं। अच्छा। बाकी आराम से बैठे रहे, लगभग 11-12 बजे तक वो बैठक चली है।
नहीं तो ये क्या है? ये पार्टी की गुटबाजी है बीजेपी की अंदरूनी? अच्छा, जैसे मैंने कहा पहले भी हो चुका है, तो 36 विधायक जो हैं वो मिल रहे थे, तो क्या ये बीजेपी के अंदर का डिवाइड है या क्या है सर? इससे पहले क्षत्रियों की आपने बताया बैठक हुई थी, उससे पहले राजभर और आरएलडी के विधायकों की नेताओं की बैठक हुई थी। ऐसा है, देखिए हमको ये तो समझ में आता है कि दलित, पिछड़े, इस वर्ग के लोग अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएं, इस तरह का करें। ब्राह्मण और ठाकुर क्यों? अरे 100 साल से आप राज कर रहे हैं, आपकी जितनी संख्या थी उससे ज़्यादा प्रतिनिधित्व आपको मिला। उस समय तो आपने नहीं कहा कि हमारी संख्या कम है भाई, हमको इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो। अब हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से, मुसलमान आज भी वोट तो देता नहीं है, तो 15% की वो जगह खाली रहती है। तो जनसंघ के समय से, और मैं कहूँगा 2014 से पहले तक, या आप मान लीजिए कि 1991 में जब कल्याण सिंह आए उससे पहले तक, ज़्यादा जगह जो है सवर्णों को मिलती थी, जिसमें लॉयंस शेयर जो है ब्राह्मण और ठाकुर ले जाते थे। अब क्या हुआ है कि पिछड़े और दलितों की संख्या बढ़ने लगी है पार्टी में। पार्टी ने जो सोशल बेस बढ़ाया है उसकी वजह से, तो वो स्पेस अब स्क्वीज हो रहा है। तो किसका जाएगा? जिसके पास ज़्यादा था उसी का जाएगा। तो लग रहा है कि हमारा साम्राज्य लुट रहा है, हमारा राज था और हमारा राज जा रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई अब एक तरह से सामाजिक बंटवारा हो रहा है। जिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन नीचे थे, अब वो भी ऊपर नहीं तो बराबरी पर आ रहे हैं। आने ही चाहिए, और आने चाहिए, इसमें आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपको बल्कि खुश होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई माहौल नहीं, कोई जो है वैमनस्य जैसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आ रहा है, क्या फरवरी मार्च 2027 में है, तो 1.25 साल, हाँ मुश्किल से 1.25 साल। तो टिकट वो है कि गोलबंदी, अकेले अकेले जाएंगे तो घाटे में रहेंगे, गोल बनाकर जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इस तरह के जो है नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि ब्राह्मणों की अब उपेक्षा हो रही है, सुना नहीं जा रहा है। आप क्षत्रियों से सुनेंगे तो कहेंगे कि ये पहली कैबिनेट है आज़ादी के बाद से जिसमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर क्षत्रिय नहीं है, हर कैबिनेट में 5-6 हुआ करते थे। तो इस तरह की शिकायतें जो है, मेरी नज़र में उनका कोई महत्व नहीं है। सवाल यह है कि आप पार्टी के लिए क्या, पार्टी को दे क्या रहे हैं। और अगर आप इस, और ख़ास तौर से आप चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कहता है कि हम जातीय आधार पर जो है सामाजिक संगठन नहीं चलाते, जाति को उस तरह से नहीं मानते, लेकिन जाति एक सच्चाई है भारतीय समाज की, उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से अब तक इस तरह की बैठकें नहीं हुआ करती थी। मुझे एक छोटी सी घटना याद है, 1969 में जौनपुर में बाई इलेक्शन था लोकसभा सीट का। दीनदयाल उपाध्याय उम्मीदवार थे। वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक होर्डिंग देखी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वागत है। उन्होंने गाड़ी रुकवा दी, बोला ये होर्डिंग नहीं हटेगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, ये पंडित हटवाओ। अच्छा, वो पार्टी आज यहां पहुंची है। तो इसलिए जो है ये, और संघ के होते हुए, सही बात, संघ का विस्तार हो रहा है, 100 साल हो गए संघ के, उसके बाद इस तरह की, तो कुल मिलाकर विचारधारा से आप जितना कटते जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? जाति पर जाएंगे, नहीं, फिर क्षेत्र पर जाएंगे। सबसे मजेदार बात तो मुझे भी देवेंद्र ने याद दिलाई। अभी योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ महीने पहले सारे जातीय सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने, कि कोई जातीय सम्मेलन नहीं होगा, ये क्षेत्रीय सभा, वो क्षत्रिय सभा नहीं होगी, और ये पिछड़ा क्या वैश्य सम्मेलन नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कुटुंब वाला हुआ था, तब बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। उसके बाद आप कुटुंब सभा कर रहे हैं, तो जो ठाकुरों को लेकर था, अब ये दूसरा जाति का। बट जो आपने बात कही है थोड़ी समझ में आती है जी शर्मा आ गया, कि ये चुनाव चूंकि बस साल भर कुछ होता नहीं, और उससे पहले पंचायत का चुनाव है अभी तो, और एंटी इनकम्बेंसी 9 साल हो जाएंगे सरकार को, हो गए होंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी में सबसे पहला शिकार तो सिटिंग एमएलए बनता है। तो टिकट बड़े पैमाने पर कटने की बातें होनी शुरू ही हो चुकी हैं, और उस बैठक में भी जैसा इनकम्बेंसी भी होती है अगर आपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो उनको इस तरह के प्रेशर ग्रुप से आप उसको ढकना चाहते हैं। दावेदारी बनी रहा है कम से कम, वो वही करना चाह रहे थे। सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसका एक सबक जैसे मैसेज जो जाता है कि भाई
आप अपने इलाके जो आपने शुरुआत जिसे की कि क्यों बैठक में कहा गया कि आपको मतदाताओं को देखिए, दिल्ली हो पहले, आज से पहले क्यों आम आदमी पार्टी रही, या यूपी में भी लोगों ने कॉन्टैक्ट मोबाइल पर हमने मैसेज भेज दिया, अब हमारी इतनी लाइकिंग हो गई है, इतना हमको सीट में वो मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। उसको कंट्रोल चेक करने के लिए जो मैं समझता हूँ कि हाईकमांड की तरफ से भी जो मैसेज मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, अब तो नए अध्यक्ष भी आ गए, संगठन के लिए मैसेज तो बार बार है कि आप जाके लोगों से संपर्क करिए। यदि आप ब्राह्मण समाज के हैं, आप गुर्जर समाज के हैं, आप इस जाति के हैं, तो आप उसमें भी करना है, या अपने मतदाताओं के बीच में आप नहीं जाते। चीफ मिनिस्टर तो वाला है ही जो असंतुष्ट वाला। फिर ब्राह्मण कार्ड देखिए इसलिए भी है कि कांग्रेस पार्टी जैसा ही कह रहे हैं, नारायण तिवारी, बहुगुणा जी, श्रीपद मिश्र, लगातार शंकर दयाल शर्मा, लेकिन आप देखिए उनमें भी तिवारी जी या शंकर दयाल शर्मा वैसे ब्राह्मण नेता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर जोशी वैसे नहीं कि जिनको आप कह सकते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को कर रहे हैं, उनके साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ाया ना। आज मोदी जी को बढ़े तो अटल जी ने बढ़ाया ना। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जो संकट ये कर रहे हैं वो ये तो है कि एक तो उनकी नाराजगी, इसको आप हम डिनाई करें, लेकिन हो सकता है कि कई काम ऐसे लेके जाते हैं कि नहीं हुआ। तो वो ब्राह्मण देख के थोड़ी ठुकराए जाते हैं, यह है ऐसा? लेकिन शिकायत नहीं, ये ब्राह्मण के आधार पर नहीं होता, लेकिन मान लो अफसर ऐसा है जिसके मन में बायस होता है। देखिए मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह रहे, दिग्विजय सिंह रहे, वो ठाकुरवाद से, बदनामी से, वहाँ भी ब्राह्मणों का बहुत नाराजगी रही। मोतीलाल वोरा या और जो नेता थे, शंकर दयाल शर्मा भी कुछ हद तक लोगों को संतुष्ट करके अरे ब्राह्मण हो, जरा ध्यान रखो इसका। इसलिए मैं कांग्रेस से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल जब बड़ी पार्टी होती है और उसमें आपको सभी वर्गों को साथ रखना है, अच्छा कठोर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये होता है कि अच्छा आपने कहा है हम देखता हूँ, या होता है भाई घुसते ही मत दो अभी एमएलए को। इसीलिए बाद में योगी जी को भी शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी, इनको ज़्यादा पता होगी, कहा गया, अमित शाह जी ने कहा हो या हाईकमांड की तरफ से कहा गया कि आप लोगों से मिलिए। मुझे लगता है इसीलिए जो साल भर की तैयारी है, आप अपने समुदाय के लिए भी लगेगा कि भाई मैं आपका हित देखूंगा, एक प्रेशर ग्रुप तो बने। फिर मंत्रिमंडल में हो सकता है कोई चेंज थोड़ा बहुत जो कह रहे हैं केंद्र में हो, वहाँ हो, उस ग्रुप से भी उसका फायदा हो। एक मैसेज तो जरूर भागवत जी गए थे, जो इन्होंने कहा संघ तो यही कहता है आप सब एक हों, लेकिन एक होने के लिए वो तो हो कि ये इसका ठेकेदार, ये उसका ठेकेदार। तो ये भी जाता है, सर ने कहा कि भाई और कोई नाराज हो, समझ में आता है, गोलबंदी करे, ब्राह्मण और ठाकुर किस लिए। और बीजेपी, अच्छा लेकिन दूसरा ये भी सही है ना सर, बीजेपी भी तो फॉर ग्रांटेड इन दोनों वर्गों को तो लेती है, भाई ठाकुर और ब्राह्मण बीजेपी का मुसलमान ही तो है। नहीं, हम उस तरह से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन ये ठीक बात है कि भाई आप किस लिए जुड़े पार्टी से, पार्टी सत्ता में आई। ब्राह्मण तो ट्रेडिशनली आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ रहा ना, ठाकुर सभी पार्टियों में रहे, और जो नंबर 1 और नंबर 2 के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें आपस में हमेशा राइवलरी होती है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अलग अलग कैंप में होते हैं। तो जहाँ ब्राह्मण रहेगा वहाँ ठाकुर नहीं रहेगा, जहाँ ठाकुर रहेगा वहाँ ब्राह्मण नहीं रहेगा। यही हाल बैकवर्ड्स में आप यादव और कुर्मियों में देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप जाए, इसी तरह से आप दलितों में देखें तो जहाँ जाटव हैं वहाँ दूसरी जाति का जो है वो अपने को राइवल समझता है। यहाँ ये दोनों सवर्ण एक साथ हैं, यहाँ दोनों सवर्ण पहली बार एक साथ हैं इतनी बड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ठाकुर नहीं थे, कांग्रेस में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी कुछ हद तक थे, लेकिन दोनों वर्ग पूरी तरह से एक पार्टी के साथ हों, ये पहली बार हो रहा है। तो उसकी टकराहट, अहंकार की टकराहट, ईगो भी तो है कि हम ज़्यादा समय रहे, तुम कम समय रहे, हम ज़्यादा जो है श्रेष्ठ है, तुम कम श्रेष्ठ हो, इसका भी है। हमारा प्रतिनिधित्व 52 में इतना था, आज इतना है, ये भी तुलना होती है। परिस्थिति क्या बदली, इसको कोई देखने को तैयार नहीं। लेकिन सौरभ जी, मैं प्रदीप जी को एक थोड़ा सा कहूँगा कि देखिए एक बात आप मानेंगे, गाँव को शायद मैं उतना जल्दी बार बार नहीं जाता, आज भी स्थिति ये रहती है कि यदि प्रदीप जी ने कहा किसको वोट देना है, आँख मूंद करके मैं डाल देता हूँ। छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, नगर पालिका, मुझे नहीं मालूम होता कौन किसको वोट डालना है। तो ब्राह्मण ठाकुर यदि उनके साथ जो काम करते थे, जिनके साथ काम करने का भी संबंध रहा, तो पंडित जी ने कह दिया है। अब वो कितना कम हुआ है मैं नहीं जानता, इसलिए उनको एक पुराना चला गया समय। अब परिवार के लोग जो है, परिवार के मुखिया के कहने पर नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है कि वो उनके दिमाग में वो जो पीढ़ी रही है, उसके दिमाग में ये जरूर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे मैं तो मान ही रहा हूँ ना कि जाति टूट रहा है, कि हमारे कहने से भी हमारे यहाँ कोई काम करने वाला है, अरे भाई नहीं प्रदीप जी खड़े ना यार, उनको देना तुम। दिल्ली में भी जो डोर टू डोर कैंपेन जब कहीं दिल्ली या वहाँ जहाँ भी होता है,
उसमें थोड़ा सा आप यदि समाज में यदि कहीं आपकी थोड़ी सी लोगों को मदद करते हैं, आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, वो ब्राह्मण हो या राजपूत हो या हो सकता है बैकवर्ड हो, थोड़ी ज़्यादा तो सुनी ये जाती सही है कि बैकवर्ड वगैरह लोग आए हैं, उनको भी महत्व मिले, ये तो बढ़ा है, उसका फायदा हुआ है। लालू यादव कितना ही बुरा रहा, लेकिन शुरू में उसने जुबान दी, ये मैं मान रहा हूँ। बाद में भ्रष्टाचार हुआ ना, लोगों ने कहा रिक्शे वाले को जब जाते थे तो कहता था इतना ही मिलेगा, बोलने लगा कि 5 रुपये देना पड़ेगा। ये उसकी उपलब्धि उतनी थी। अच्छा, यूपी इंपॉर्टेंट क्यों भाई? सारी राज्य एक तरफ, यूपी एक तरफ, सबसे बड़ा राज्य, 27 में असेंबली इलेक्शन, 29 का चुनाव सामने खड़ा है। अब वो दूसरी बैठक की मैं बात पूछ लेता हूँ। इतनी योगी जी ने चिंता बिल्कुल खुल के जताई, मतलब और वो कोई क्लोज डोर मीटिंग नहीं थी, वो तो रिकॉर्ड पे भी रिकॉर्ड पे थी कि 4 करोड़ वोटर ढूंढिए, घर घर जाइए, पता लगाइए, और वो आपका ही वोटर है, ये भी उन्होंने कहा। ये इस मुगालते मत रहिए कि वो किसी और का वोटर है। फिर ये सब आने लगा कि शहरों में फॉर्म जो बटे हैं SIR के, वो फॉर्म वापस नहीं आ रहे हैं, शहरी मतदाता ज़्यादा उदासीन है, शहरी मतदाता भी आपका ज़्यादा मतदाता है। अब ये सारी चिंताएं, तो उस मीटिंग में क्या हुआ जिसमें विधायकों से कहा गया कि पार्टी को धोखा मत दीजिए? ये शुरुआत हुई थी सौरभ, नवंबर पहले सप्ताह में 5 नवंबर के आसपास एक जो बैठक हुई थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इस बात को कहा था कि शादी ब्याह का मौसम है, लेकिन आप लोग उसमें ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि SIR अपने अपने इलाके में ठीक तरीके से कराएं। अगर आप ये नहीं करा पा रहे हैं तो फिर चुनाव में उसका हमें नुकसान होगा। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्फत उन्होंने इस बात को कही। उसके बावजूद उसमें कोई बहुत उल्लेखनीय प्रगति रही नहीं, और जैसा कि डाटा उन्होंने खुद ही जब दिया, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे गए और वो बैठक हो रही है, उस बैठक में इस बात को कहा जा रहा है, तो पार्टी का टॉप लीडरशिप इस बात को कह रहा है। और बार बार बीजेपी इस बात को कहती है कि ठीक है कि एक सरकारी मशीनरी का काम है, लेकिन अगर पार्टी संगठन के लोग उसमें नहीं जुटे तो वो काम नहीं हो सकता, पार्टी के हिसाब से तो नहीं हो सकता ठीक तरीके से। ये तो चुनाव आयोग खुद कहता है कि पार्टियों के बगैर नहीं हो सकता। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आए। यहाँ पर ये चिंताजनक स्थिति ज़रूर नज़र आ रही है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप की भी बात करें कि कैसे यूपी में ये निष्क्रियता कैसे है, संगठन कैसे उस रूप में सक्रिय नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। ये और ये लोकसभा चुनाव की ठोकर खाने के बाद, ये सबसे बड़ी बात तो ये आधे रह गए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और पूर्ण बहुमत में आ जाते अगर यूपी ठीक हो जाता। तो ये है कि पिछले 3-4 साल से उत्तर प्रदेश का संगठन बीजेपी का डिफंक्ट पड़ा है। भूपेंद्र चौधरी जो है अध्यक्ष रहे, मोर्चे नहीं बने, जो पुराने अध्यक्ष के समय के थे वही बने रहे। वो हैं कि नहीं हैं, उनकी क्या औपचारिक स्थिति है, किसी को मालूम नहीं। तो ये उसका नतीजा है। ये इसका नतीजा 2024 में दिख गया था, जब प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में आपको पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं। पन्ना प्रमुख कहाँ हैं, कागज़ पर हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। नहीं, आपने अच्छी बात की। मैं एक आज वही 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस पर बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था ये पन्ना प्रमुख वाली बात पे, जिस पर बीजेपी गौरव करती है कि हमारी मशीनरी देखिए इतनी सुदृढ़ है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आप ढूंढ के दिखा दीजिए एक आदमी जिसको पन्ना प्रमुख ने अप्रोच किया, बीजेपी के पन्ना प्रमुख ने अप्रोच किया, ऐसा आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए आप। नहीं है जो पन्ना प्रमुख, मतलब लगभग 30 नाम होते हैं। आप 30 में से केवल 10 बता दीजिए, संपर्क करके बता दीजिए कि ये पन्ना प्रमुख है, और वो कह दे कि हाँ मैं हूं। 2022 के चुनाव में चुनाव लड़ रहे एक कैंडिडेट ने कहा कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे कि सारे पन्ना प्रमुखों की पहले बैठक बुलाते। संपर्क करने की कोशिश हुई, उनका कौन पन्ना प्रमुख, हम तो नहीं है, हमको तो किसी ने बताया नहीं, हमको तो कभी अपॉइंट किया नहीं गया। तो पता चला कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में पन्ना प्रमुख खोजे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कागज पे हैं, वो नाम लिखा हुआ, या तो उनका फोन नंबर है नहीं, या है फोन नंबर तो उनको पता ही नहीं है कि वो पन्ना प्रमुख है। तो इस तरह की स्थिति, मतलब हम तो कहते हैं सबसे अलार्मिंग चीज तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, वहां जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश। तो वजह क्या है सर? वजह ये मतलब कि योगी मोदी करा देंगे, जिता देंगे, ये है नाम पे जीत जाएंगे, इनके नाम पे। भाई भूपेंद्र चौधरी तो बाकायदा थोड़ा सा फायदा भी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते थे कि 24 में कि मोदी जी का चुनाव है, उनके नाम पर वोट पड़ेगा, तुम गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हारे कहने से वोट पड़ने वाला है। उसमें एक फैक्टर क्या मिलेगा, ये भी तो एक होता है ना कि आप हम किसी को, जैसे आपने कहा स्कूल में एडमिशन करा दो, यदि वो ही नहीं हो, मैंने डॉक्टर जोशी के समय में एक बोर्ड लगा था कि यहाँ एडमिशन के लिए नहीं आइए, डॉक्टर मुरलीधर जोशी जब थे,
तो उससे नाराजगी भी होती है। जो आपका वर्कर पुराना है वो जब जाता है तो कहता है अब मैं खाली इसीलिए हूँ कि मैं जाऊँ। सर, इसका तो अभी आपने खुद उत्तर दिया कि योगी जी को भी ये संदेश दिया गया वो था कि भाई आप संपर्क बढ़ाइए। जब ये बात हुई इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये बात खुल के हो रही थी ना कि भाई कार्यकर्ता उदासीन था, काम नहीं हो रहे थे, एमएलए बैठ जाते थे पहले धरने पे बिल्कुल कि भाई हमारे कोई वक्त ही नहीं है। वो उदासीनता अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे सरकार में किसी पार्टी की जब सरकार होती है तो सरकार के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद रहती है कि हमने मेहनत किया, हमारी सरकार आ गई तो हमारी सुनी जाएगी लोकल लेवल पे। अगर ऑफिसर्स का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर ये समस्या आती है। दूसरी तरफ क्योंकि आपको अच्छा गवर्नेंस देना है तो ऑफिसर के सहारे देना होगा, वहाँ पे फिर संगठन को समस्या आनी शुरू होती है, वहाँ पे वो निष्क्रियता आती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे ये निष्क्रियता है, ये रिपोर्ट बहुत कॉमन है। दिल्ली में जो शिकायतें आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी बात की होती है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। मैं फिर इस पे मेरे मतलब एक बड़ा ऑब्वियस सवाल, इस चुनाव में सबसे बड़ा स्टेक किसका है? अभी तो विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, तो योगी जी का है। हार उनकी, जीत का श्रेय तो बढ़ता ही है, हार का श्रेय तो एक ही को जाता है। हारे तो उन्हीं के सर पे है सब कुछ। तो ये सारी बातें कि सरकार संगठन का तालमेल नहीं है, ये करते करते 2 साल हो चुके हैं सर। देखिए योगी जी अकेले नहीं, मेरा मानना है कि चूंकि इस चुनाव का असर लोकसभा पे पड़ेगा इसलिए चिंता दिल्ली की उससे भी अधिक है। विधानसभा चुनाव में यदि आपने जो यदि गड़बड़ हुआ, जो लोकसभा का तो आप झेल गए चूंकि गठबंधन की सरकार बन गई, इसके बाद यदि विधानसभा तो सीधा साफ होगा नहीं, उसका नुकसान कितना मतलब लोकसभा गई है उन सीटों पर, वो जो खतरा है उसके बाद सत्ता में आ जाए यदि, तो उसलिए इतनी सावधानी या जो भी कहिए जितने प्रिकॉशन, मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए पार्टी के लोग तय करें, आप और हम बैठ के नहीं तय कर सकते, बट आई थिंक कि दिस इज ए वेरी सीरियस सिग्नल। यदि दूसरे भी, आज कोई धोबी समाज की मैंने कहीं अभी आपके यहाँ या किसी चैनल पे देखा, धोबी समुदाय के कुछ विधायकों ने उनकी भी कोई मीटिंग कर लिया है। ये सब जो ट्रेंड है ये बहुत अच्छा नहीं। अंदर जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अब नए प्रदेश अध्यक्ष भी तो मिले तो साल भर बाद मिले ना। अब संगठन में आपकी मतलब भाई उस प्रदेश अध्यक्ष को मालूम नहीं था कि हमको काम करना है कि नहीं, नया कोई आ नहीं रहा है, तो नीचे के संगठन की लोगों की हालत तो और ज्यादा खराब। एक तो ये कि हम अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और अभी जो है उस पर काम करें कि नहीं करें। तो कुल मिलाकर जो संगठन की हालत थी वो मतलब केवल कि मोदी और योगी का नाम है इसलिए हम जीत जाएंगे, कोई चिंता करने सर, नैरेटिव वो भी चलता है, नैरेटिव भी चलता है, लेकिन मशीन के बिना नहीं ना, वो तो चाहिए आपको। भाई ये साबित हो गया, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन सब चुनावों ने साबित किया कि संगठन और सरकार, नैरेटिव सब मिलते हैं तब जो है नतीजा आता है, सफलता मिलती है। अब आइए अब नैरेटिव की बात कर लेते हैं। नैरेटिव कहिए या जब हेड टू हेड होता है चुनाव के, जब चुनाव में जा रहे होते हैं तो बस चेहरे दिखते हैं, तो अखिलेश जी का चेहरा दिखेगा, योगी जी का चेहरा दिखेगा, तो जाहिर है कि 21 पड़ते हैं हमेशा योगी जी उसमें, लेकिन अखिलेश यादव भी तो मौके की ताक में है भाई। उनके भी तो कितने 10 साल वनवास के हुए, और उनको तो जब पहला वर्ष गुजरा होगा वही बड़ा भारी पड़ा होगा, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि हम लौट ही रहे हैं 2017 में, तो 22 में, 17 में भी सर, 22 में भी। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब, और अखिलेश यादव 17 का तो हाल ये था कि लड़ाई हो गई पिता पुत्र में, पार्टी का डिवीजन, मतलब इलेक्शन कमीशन चले गए, तो उनके साथ के लोगों ने आके पूछा कि हमको इलेक्शन कमीशन में कोई अपना सिंबल बताना होगा, क्या दें? अखिलेश यादव ने कहा मेरी फोटो लगा दो है? और क्या जरूरत है मेरी फोटो पर लोग वोट देंगे। तो 17 में ये उनका रवैया था, ये मतलब सोच थी। 5 चुनाव हो चुके हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से, सिर्फ 24 को छोड़ दें तो चारों चुनाव में उनकी पार्टी की हालत खराब हुई है। तो ये जो है, ये चुनाव अगर लगा कोई भी क्षेत्रीय दल, केवल अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी रीजनल पार्टी के लिए जो सत्ता में रह चुकी हो, लगातार 3 चुनाव हारना, उसके बाद सरवाइव करना पॉलिटिकली बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, उनको लगता है हमको तो संजीवनी लोकसभा चुनाव में पिछले साल मिल गई, अब उनको लगता है कि ये हमारी ट्रॉफी है, भाई यही हमको पार करा देगी। उनको लगता है सर मेरा पीडीए चल गया बेसिकली, कि ये मेरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये मेरा जो कार्ड था ये चल गया, और अब वो एक बार चला है तो वो क्यों मान लें कि अगली बार नहीं चलेगा। और दूसरा, कांग्रेस के साथ भी जो बीच बीच में हाँ हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, उसका वोट हमको मिल जाए,
वो भी जो कोशिश हुई ना कि ब्राह्मण बने, जो भी उसका वोट यदि कांग्रेस तो लगभग पीछे अभी खत्म ही आज की स्थिति में है। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाए ये कहते थे, बात अलग है, तो प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो गई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव जो है वो इन सब और बैसाखियों की सहारा लेने की कोशिश करके कर सकते हैं। अन्यथा देखा जाए तो अभी भी अखिलेश यादव उस स्थिति में तो उनकी पार्टी भी नहीं है आप ना। 24 के में जो उनको मिला 37 सांसद जो मिले, आप इसको अपवाद मानते हैं या ट्रेंड मानते हैं? ये ट्रेंड नहीं, अपवाद है। चूंकि ये कमजोरी जो भी कहें भाजपा की या योगी जी को आप जो लोग दोषी मानते हैं, कई उनके पार्टी के लोग भी, कि उन्होंने भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अमेठी को लेकर के ही तो यही आरोप आता है ना कि भाई अमेठी में उनकी वजह से हार गए। जो ये बहुत कमजोरी सबसे भाजपा की प्रेस्टीज थी, आप कह रहे हैं कि मतलब उनकी उपलब्धि से ज्यादा बीजेपी की कमजोरी थी? बिल्कुल, मेरा तो ऐसा मानना है। अच्छा, क्योंकि अपनी ही जो ऐसे कहते या ओवर कॉन्फिडेंस भी था ना कि भाई हम तो योगी और मोदी हैं, तो उसके बाद तो यूपी सबसे ज़्यादा है। आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सीट पर भी, जैसा अभी कह रहे थे, बनारस में जो ध्यान नहीं दिया गया वाराणसी में, तो उस समय इस तरह की बातें स्टूडियो में लोग करने लगे, अरे साहब उनकी कितना आया सीट पे, कितना ज़्यादा से, जो 5 लाख से अमित शाह जी मान लीजिए 5-6 लाख से जीते। तो मोदी जी ने जितना काम किया है, आप प्रधानमंत्री नहीं भी होते हुए वाराणसी में जो काम उन्होंने किया है, मतलब एज ऑब्जर्वर मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा काम था। उसके बल पर उनको उससे कई गुना ज़्यादा वोट मिलना था। लेकिन अफसर या सरकार के सिस्टम से जो कमजोरी आई, वो मैसेज दिल्ली में है, मैं समझता हूँ होना चाहिए। नहीं होगा तो मुझे कोई किसी ने पर्सनली नहीं बताया। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा की अपनी कमजोरी रही, इसलिए चिंता है। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि खाली योगी जी तो कहते मैं चला जाऊँगा महंत बन के अपना गोरखपुर। अरे और अखिलेश यादव अभी लगे हैं बीजेपी की फॉल्ट लाइन उगाड़ने में। 7 बार के 7 टाइमर को जो है प्रदेश अध्यक्ष, 5 टाइमर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, इसमें आज उन्होंने जो है एक नए जी की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ के 2G के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। वो केशव जी के बारे में कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कह रहे हैं कि उनके साथ हमें पूरी सहानुभूति कि दिल्ली का पद उन्हें क्यों नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। मतलब हर जगह से वो जो है सिलाई उधेड़ना चाह रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह देखें सौरभ, जैसे पिछले इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर्स का दरकना, वो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक रहा। 7 सांसद जीत गए समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के 4 ही जीते अगर अपना दल के साथ मिला लें तो 3 और 1। तो जो वोट बैंक आपका होना चाहिए वो उधर दरक के चला गया। तो वो एक बड़ा झटका था और इस तरह की फॉल्ट लाइन पे ही अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अगर ये इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व, डेवलपमेंट पे गया तो बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये पीडीए जैसी चीज़ों पे, कास्ट के नैरेटिव पे गया तो वहाँ पे अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे। पिछले इलेक्शन में वही हुआ कि उस नैरेटिव को बहुत सक्सेसफुली वो लेके गए और बीजेपी का जो अपना सिस्टम था संगठन का, वो उसे न्यूट्रलाइज करने में, काउंटर करने में नाकाम रहा। अब जैसे काम क्या, कोशिश ही नहीं की। हाँ, और पंकज चौधरी को जैसे इस बार जब बनाया गया तो आप देखें तो 2 ही वजह समझ में आती है, अन्यथा टिक बॉक्स के हिसाब से देखें तो सब नेगेटिव में जाएगा। 2 वजह, पहली कि कुर्मी कम्युनिटी का होना, और दूसरा ये मैसेज होना पार्टी के भीतर कि योगी आदित्यनाथ से इनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, राजनीतिक रिश्ते। तो उस कंडीशन में वैसे कार्यकर्ता जो कि निराश हैं, उनके अंदर आप एक एनर्जी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि योगी जी जो चाहेंगे वही होगा, तुम्हारे लिए भी स्पेस है तो तुम एनर्जाइज हो जाओ। तो वो एकदम रणनीति के तहत दिया गया। अन्यथा आप सोचें ना कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से आप प्रदेश अध्यक्ष भी दे रहे हैं, उस प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे हैं जिसका संगठन में काम करने का कोई अनुभव नहीं। 7 बार लोकसभा चुनाव जीतना अलग चीज़ होता, संगठन का आपका अनुभव नहीं था, फिर भी बीजेपी ने इस काम को किया। तो पीछे जो बॉटम लाइन था वो ये 2 चीज़, इस 2 मकसद से उस काम को किया गया। अखिलेश यादव बार बार कोशिश ये करेंगे कि इस चुनाव को कास्ट पे लेके जाएं, और वहां अगर कास्ट पे इलेक्शन गया तो फिर बीजेपी को वहां पे तकलीफ। लेकिन योगी जी जाने दे नहीं रहे। योगी जी उसको घुमा फिरा के फिर लॉ एंड ऑर्डर पर ला रहे हैं, बुलडोजर पर ला रहे हैं। बुलडोजर रुक ही नहीं रहा है, अभी आज भी चल रहा था बरेली में, देख रहा था। बटेंगे तो कटेंगे जैसे कितने नारे वेट कर रहे होंगे अभी, जो चुनाव से 2-3-4 महीने शुरू होगा, अभी तो पहले माहौल तो उस समय बनेगा। दूसरा यादव के लिए एक और समस्या होगी, जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने जितने प्रभावशाली यादव नेता थे उनकी पार्टी की, सबकी बैठक बुलाई थी और कहा था कि इस चुनाव में संतोष करो, दूसरी जाति के लोगों को टिकट ज़्यादा देंगे, तुमको कम देंगे, तुम्हारा ध्यान विधानसभा में रखेंगे। अब ध्यान रखने का समय आ गया है, तो रख पाते किसका हैं या नहीं? काटेंगे? हाँ, तो वो एक चुनौती, अब उससे निपट पाएंगे नहीं पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वो उनके सामने ये नई चुनौती है जो इससे पहले नहीं थी कभी। और तीसरी चीज है मायावती का अचानक जो है सक्रिय होने की कोशिश करना, ये सपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। मायावती का निष्क्रिय होना बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर थी।
मायावती थोड़ा भी सक्रिय होती हैं, खासतौर से आप देखिए वेस्टर्न यूपी में, जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है। जब तक जयंत चौधरी या अजीत सिंह से उनका तालमेल था, तब तक जाट वोट मिल जाता था, तो जाट, मुस्लिम और कुछ और जातियाँ मिलके जो है उनके लिए काम आता था। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक जाटव और जाट और दूसरा जाट और मुसलमान। ये दोनों ये इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से कुछ नहीं है। मतलब मुसलमान क्यों देगा समाजवादी पार्टी को? वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। अब तो जयंत भी है इधर, जयंत भी इधर है, तो जाट नहीं जाएगा, जाटव नहीं जाएगा, तो फिर जो है मायावती जागी हैं या किसी ने हिला हिला के जगाया है सर? अब वो जो भी समझिए, हिला के जगाया भी होगा, जागी भी है। अब उनके लिए भी तो सर्वाइवल का सवाल है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ वो रह चुकी हैं। सत्ता में जब आई हैं, डॉक्टर जोशी को मैंने फ़ोन किया था कि क्या आप समझ कर रहे। देखिए, राजनीति में ऐसा होता है। मैं कभी कल्पना नहीं करता था कि मायावती को बीजेपी, डॉक्टर जोशी, तो आप देखिए सतीश मिश्रा या ऐसे ब्राह्मण, जब भी हम जिससे बात कर रहे थे, ब्राह्मण वोट को भी कहाँ कहते थे, क्या तिलक ताजू तलवार, तराजू तलवार है ना, तिलक तलवार, ये नारा था। उसमें मायावती को ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों ने मायावती को समर्थन दे दिया। इसलिए मायावती, आपने ठीक कहा कि वो जागी हैं। किसने जगाया हम और आप नहीं बता सकते। सर, अब यूपी, आखिरी के कुछ 2-4 मिनट बचे तो आऊँ महाराष्ट्र पर एक कमेंट आपका जरूर लूंगा, लेकिन यूपी में फिर ओवरऑल मतलब निष्कर्ष क्या, मामला टाइट है या योगी? नहीं, योगी जी बीजेपी को बेल्ट कसने की जरूरत है। अच्छा, मतलब अगर 2024 की तरह निश्चिंत बैठे रहे तो बहुत मुश्किल होगी। महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और हरियाणा की तरह जाग गए तो आसानी होगी। अब सर, जो महाराष्ट्र में हो रहा है वहाँ गजब हो रहा है। दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए, उधर चाचा भतीजे एक साथ आ रहे हैं पुणे और आसपास की बेल्ट में, और यहाँ जो साथ में थे इनकी सीटें नहीं बन पा रही हैं, शिंदे जी की और बीजेपी की। देखिए, मुझे तो लगता है कि इनको जिस तरह से ये भाई आए हैं, कब बिदक जाएंगे उनको कोई राज ठाकरे का कोई भरोसा है? राज ठाकरे को हो सकता है कि बीजेपी ने समझाया हो कि तुम अभी जाके उसके साथ बैठ जाओ। तो इनको भी जगाया गया। मतलब मैं सॉरी टू से, पहले बीच में भी जब बात चली थी तो हमें लगा था कि ठीक है, जो कुछ है साथ में तो उधर से कुछ मिलेगा, बाद में फिर इधर आ जाना। मतलब ऐसा जब भी ज़रूरत होती है। लेकिन बीजेपी शुरू से भी अब धीरे धीरे शिवसेना के बजाय अपना स्पेस जो बनाया अभी देखिए। लेकिन महाराष्ट्र में इसलिए चिंता की बात नहीं है कि शरद पवार वाली पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को कितनी कम सीटें मिली। मैंने मराठा क्षत्रप जो कहलाते थे, तो शरद पवार कमज़ोर हुए। ठाकरे की क्या स्थिति रही, उनकी भी इतनी कोई सीट आई नहीं। तो नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बीजेपी बहुत फोर्सफुली अपने ढंग से सिस्टमेटिकली काम कर रही है। यूपी में जितनी चिंता है, महाराष्ट्र में अभी उस तरह की चिंता, इसके बाद थोड़ा उनको विश्वास बढ़ जाएगा। उसमें ये एकनाथ शिंदे वाला तो मेरा ख्याल है कि हाईकमांड उनको हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि सर और सवाल अजित है पवार वो को भी जानते हैं। ज्यूल इन द क्राउन, बीएमसी का सवाल है ना। एक हो सकता है, एक अंतिम मैं कहूँ सुप्रिया सूले का भी इधर से उधर हो जाए अगले चुनाव तक, ये भी याद रखिए, क्योंकि वो एक दरवाजा अभी भी, वो भी खिड़की खोले रखती है। मैंने शरद पवार भी खोले रखते, वो भी बता देंगे। बीएमसी के साथ सौरभ 29 कॉर्पोरेशन का हो रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मुख्य नज़रें तो बीएमसी पे ही टिकी रहेंगी। और वहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले विधानसभा के हिसाब से 10 सीटें जो आई शिवसेना उद्धव ठाकरे को, उनमें से 5 विधानसभा तो ऐसी थी जो कि मुस्लिम वोटों के चलते आई हैं। जैसे उसमें जोगेश्वरी की जो सीट है, उसमें 6 कॉर्पोरेशन आते हैं उस विधानसभा में। 6 में से 5 में उद्धव ठाकरे कैंडिडेट की हार हुई थी, 6ठा मुस्लिम डोमिनेटेड था। वहाँ पे मार्जिन इतना बड़ा था कि वो जीत गए। मतलब ये कि अगर वहाँ पे जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा तो उस हिसाब से 5 विधानसभा सीटें ही ऐसी हैं जहाँ पे उद्धव ठाकरे की पार्टी को बढ़त है। राज ठाकरे के हिसाब से देख लें तो 67 कॉर्पोरेशन की ऐसी सीटें हैं पिछले विधानसभा में जहाँ पर राज ठाकरे की पार्टी को हार जीत का जो फासला था, उनमें से 30% सीटों पे हार जीत के फासले से ज़्यादा वोट आया था। अच्छा। लेकिन उन सीटों में भी 39 सीटें ऐसी थीं जो कि महागठबंधन को मिली थी, 28 इधर महायुति को मिली थी। मतलब वहाँ पे भी कोई ऐसी डैमेज वाली बात नहीं है। राज ठाकरे के साथ आने से जो नॉन मराठी वोटर्स हैं, पहली बात तो ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि मराठी वोटर्स में आप महायुति यानी कि बीजेपी और शिंदे पीछे रहेंगे। पिछले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें तो 84 सीटें आई थी शिवसेना के पास, उनमें से 62 जो कॉर्पोरेटर थे आज वो शिंदे के साथ हैं, उनमें से अधिकांश मराठा हैं। तो उसी लिहाज से शिंदे जो डिमांड कर रहे हैं 100-110 सीटों का, उसके पीछे बेसिस यही है कि 62 जीते हुए तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और उनमें से अधिकांश मराठे हैं, तो उनको देना होगा। और उस लिहाज से ये जो फॉर्मूला बनेगा वो 90, 95, 96 इस तरफ पे जाके
शिंदे को। सुप्रिया सुले वाली उसी के बात आएंगे। भी क्लियर कर दीजिए। अच्छा, हम भी सुनते रहते हैं शरद पवार जी की बेटी, उनको केंद्र की राजनीति में सेट करना है तो उधर आ सकती हैं शायद। बाकी उनका लंबा फ्यूचर और कहाँ अभी होना है, अभी वो आए होना तो बात यही है, हाँ, वैसे- बस समय की बात है। चर्चाएं हैं या बातें हैं नहीं हो रही हैं? नहीं मतलब अभी तुरंत का नहीं है, बट आगे उसी रास्ते में जाना है। जैसे अजीत पवार और फिर से शरद पवार एक हो रहे हैं पुणे और पिंपरी चिंदवाड़ में, तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली में तो ब्रिज ऑलरेडी बना हुआ है। इस बाकी जो सेशन कुछ में है, तारीफ की, आपने कुछ भाषण नहीं है। सुना सुप्रिया सुले का? हाँ, इस सेशन में बिल इलेक्शन का वाले पे समर्थन भी। किया और सब विरोध कर रहे थे ईवीएम का समर्थन कर दिया सर, हाँ। कि मैं इससे जीत के आती ईवीएम हूं। का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो सर, भी एक कमेंट। जी नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है ये ठाकरे बंधुओं के मिलने का कोई असर नहीं पड़ने वाला। 0+0 0 ही रहेगा। राज ठाकरे 20 साल से राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे महाराष्ट्र की, कुछ हासिल नहीं कर पाए। एक समय जो है बाला साहब ठाकरे के वारिस माने जाते थे, उनके जैसा भाषण देते हैं, उनके जैसा तेवर है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अलग हुए, पार्टी अपनी बनाई तो कुछ हासिल नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे के पास जो कुछ था 2019 में बगावत करके उन्होंने एनडीए से, वो सब खो दिया। थोड़ा सा लगा था लोकसभा चुनाव में कि नहीं शायद उतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए जो है इनके मिलने का कोई असर नहीं होगा। सवाल सिर्फ वही रहेगा कि बीजेपी और शिंदे में कितनी केमिस्ट्री बनती है, उस पर जीतना उनका अभी तय लग रहा है। मार्जिन क्या होगा, कितनी सीटें जीतेंगे, ये सब उस पर नहीं, क्योंकि उधर तो एकता भी नहीं है ना। कांग्रेस अलग लड़ना चाहती है, उद्धव ठाकरे की स्थिति पहले से खराब है। अगर कांग्रेस अलग चली गई तो मुसलमान कितना उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा। ठीक है सर, तो आज की सारी राजनीतिक चर्चा हो गई, खासतौर पर यूपी की मास्टर क्लास। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम जाने के लिए। प्रदीप जी, आलोक जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।